विमेन जो हमारे सोसाइटी का कम से कम 50% हिस्सा तो है ही है। मैरिज के बाद कई लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, जिसमें कि बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही होती है। बोन्स कमजोर होना, पीठ में दर्द होना। महिलाएं जो है वो अक्सर ना अपने दर्द को नज़रअंदाज करती है, वो कितना सही है? महिलाएं जो हैं वो हमारी सोसाइटी का सबसे एक अहम अंग है, मर्दों से ज्यादा अंग है। पहले की सोसाइटी में क्या होता था कि मर्द कमाते थे और लेडीज घर का काम करती थी। जो फीमेल्स हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं गिनी जाती। विमेन की जो रोल है वो सोसाइटी में मर्द से कभी भी कम नहीं था। विमेन की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, नथिंग लेस देन दिस। गाँवों में अभी भी लड़कों और लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप देखिए कि भाई और बहन का खाना होगा तो उसमें भाई को अच्छा खाना मिलेगा और बहन को बचा खुचा खाना मिलेगा। ऑनलाइन हर तरह की जानकारी मिलती है, बट ऑनलाइन जो जानकारी है वो भरोसेमंद नहीं होती। तो सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं हम लोग कि प्रेगनेंसी अनप्लान्ड करते हैं। आइडियली प्रेगनेंसी शुरू करने से 3 महीने पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए। इवन देन लोग ना 2-2 महीने तक प्रेगनेंसी होने के बाद भी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। सी सेक्शन ज़्यादा होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी? अगर सी सेक्शन ज़्यादा है तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न मेनली तो यही है कि आजकल जो लोग हैं वो पेन को सहने की ताकत नहीं रखते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत ही कॉमन है इंडिया में। इनफर्टिलिटी पहले से तो काफ़ी बड़ी है। वर्क प्रेशर इतना है कि एंजाइटी होती है, तो वो भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज है कपल्स में। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिन्हें पूछने के लिए महिलाएं झिझकती है, लेकिन उन सवालों को जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर आज हमारे साथ कमला नेहरू अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति महाजन है। डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले तो आपका हिमाचल दस्तक में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ को लेकर बनने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही है? इसके लिए कोई ख़ास प्रेरणा तो है नहीं है, क्योंकि जब हमने एमडी करी थी, उस टाइम एमडी की सीटें बहुत कम होती थी। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती थी कि कौन-सा सब्जेक्ट लेना है। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने के लिए मेरी कोई विशेष रुचि नहीं थी। इट वाज़ नॉट एन ऑप्शन। बट जब एक बार मिल गई, तो हमने सोचा कि कम से कम जिस भी सब्जेक्ट में काम करेंगे, उसके साथ पूरा न्याय करना चाहिए। और क्योंकि विमेन जो हमारे सोसाइटी का कम से कम 50% हिस्सा तो है ही हैं और अंडर प्रिविलेज्ड हैं ज़्यादा, और विमेन की हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता। तो मेरे दिमाग में यही था कि हम जितनी अवेयरनेस विमेन के लिए कर सकते हैं, उतनी ही करनी चाहिए। तो आजकल महिलाओं के जो स्वास्थ्य को लेकर कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा आ रही है? कौन-सी ऐसी बीमारियों को लेकर महिलाएँ ज़्यादा अस्पताल की ओर रुख कर रही है? हमारे पास हर एज ग्रुप की महिलाएँ आ रही हैं, राइट फ्रॉम एडोलेसेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंट एज होती है, और उसके बाद शादी से पहले के लिए काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। पीसीओडी की डिज़ीज़ जो है, जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत कॉमन है। फिर मैरिज के बाद कई लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, जिसमें कि बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही होती है। कुछ लोगों को मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस उसके बाद भी होती हैं, कुछ अबॉर्शंस रिकरेंट होती हैं कि प्रेगनेंसी तो हो जाती है बट वो वायबिलिटी तक नहीं पहुंच पाती है। और उसके बाद पेरीमेनोपॉज़, जो शिफ्टिंग फ्रॉम मेनोपॉज़ की तरफ जो शिफ्टिंग होती है, वो वाले जो 4-5 साल हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें भी पेशेंट्स को कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेनोपॉज़ के बाद तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें बोन्स कमज़ोर होना, पीठ में दर्द होना और कमज़ोरी लगना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। महिलाएँ जो है वो अक्सर ना अपने दर्द को नज़रअंदाज करती है, वो कितना सही है? महिलाओं को अपनी दर्द को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाएँ जो हैं वो हमारी सोसाइटी का सबसे एक अहम अंग हैं और मर्दों से ज़्यादा अंग है। अब नॉर्मली क्या है, पहले की सोसाइटी में क्या होता था कि मर्द कमाते थे और लेडीज़ घर का काम करती थी। और ये माना जाता था कि जो मेल है, ही इज़ द ब्रेड अर्नर, और जो फीमेल्स हैं उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं गिनी जाती थी। बट ये है कि आदमी कमा के क्या लाता है? आदमी तो कमा के पैसे लाता है। जी। बच्चे क्या खाते हैं? घर में क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। उन पैसों से खाना कौन बनाता है? वो फीमेल बनाती है। उन पैसों से बिस्तर कौन बनाता है? वो फीमेल बनाती है। तो फीमेल ही है जो जब हस्बैंड थका मारा घर से आता है, घर आता है काम करके, तो उसको रेस्ट देती है, खाना देती है, प्यार देती है, और अगले दिन फिर सुबह, ताकि वो अगले दिन सुबह फिर जाके अपना काम कर सके।
तो विमेन की जो रोल है वो सोसाइटी में मर्द से कभी भी कम नहीं था। आज की डेट में तो औरतें और मर्द दोनों बराबर का काम करते हैं, कोई जेंडर डिस्टिंग्विश नहीं है कि विमेन ये काम नहीं कर सकती हैं। आर्मी में अभी आपने देखा कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ है, तो सारी जो हमारी आर्मी की, नेवी की और एयर फोर्स की विमेन ही थी ज़्यादा जो भी कर रही हैं। तो इसलिए विमेन की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, नथिंग लेस देन मेल्स। आजकल जो है वो पीरियड्स का बहुत है, इर्रेगुलर पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसका क्या कारण है और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इर्रेगुलर पीरियड्स आजकल एक तो जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो पहले 1-2 साल तक वैसे भी पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है वो इमैच्योर होता है। उसको मैच्योर होने में लगभग 2 साल लगते हैं। तो पहले 1 से 2 साल जो होते हैं उसको हम ज़्यादा उसमें उसकी टेंशन नहीं होती है, वो 2 साल में नॉर्मल हो जाते हैं। बट हमारा खान-पीन, जंक फूड खाना, हेल्दी फूड नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हैं और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो चुका है। पहले हम आउटडोर गेम्स खेलते थे, बच्चे हमारे जो आउटडोर गेम्स खेलते थे। आजकल के बच्चे आउटडोर गेम्स खेलना पसंद ही नहीं करते हैं, सिर्फ़ मोबाइल, टीवी और ये सारा इंटरनेट इसी के साथ सारा अपना टाइम व्यतीत करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनमें मोटापा बढ़ना शुरू हो गया है। लाइफ़स्टाइल में ऐसी चेंजेज़ आनी शुरू हो गई हैं कि उनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने शुरू हो गए हैं। तो उस चक्कर में उनके जो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हैं और जो पीसीओडी है वो बहुत कॉमन होना शुरू हो गया है। तो मेरी सलाह तो यही है कि बच्चों के लिए हेल्दी खान-पान के लिए ज़रूरी है। आपने अभी बात पीसीओडी की, तो आजकल सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं वो यही केसेज़ आ रहे हैं महिलाओं में, लड़कियों में कि पीसीओडी, पीसीओएस बहुत ज़्यादा होता है, सबको ही हो रहा है मैक्सिमम। तो वो क्यों और उसको कैसे कंट्रोल करें? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एक तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल। हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मतलब है कि खाना प्रॉपरली खाइए, हेल्दी खाइए और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, घर का बना खाना ये सारा खाइए। जंक फूड अवॉइड करिए और अपना जो लाइफ़स्टाइल है वो थोड़ा हेल्दी रखिए जिसमें एक्सरसाइज़ भी एक पार्ट है। और अपना वेट जो है वो अंडर कंट्रोल रखें, जो कि आपकी आइडियल वेट में होना चाहिए, उतना ही रखना चाहिए। जी। तो डॉक्टर जो हमारा देर रात तक जागना और मोबाइल, लैपटॉप यूज़ करना, क्या इससे भी हमारे हार्मोन पे असर पड़ता है? बिल्कुल, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये 24 आवर्स के हिसाब से बने होते हैं कि सोने के लिए अलग हॉर्मोन्स होते हैं, जागने के लिए अलग हॉर्मोन्स होते हैं। तो ये बॉडी का हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो उस क्लॉक के अकॉर्डिंगली जो हॉर्मोन्स हैं, वो चेंज होते हैं। अगर हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं या जल्दी उठते हैं, तो वो सारा जो रिदम है, वो खराब हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो नींद पूरी नहीं होती है, उससे चिड़चिड़ापन भी होता है और हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए आयरन और सप्लीमेंट्स वगैरह कितने ज़रूरी होते हैं? लड़कियों के लिए क्योंकि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो थोड़ा बहुत ब्लड लॉस तो होना शुरू हो ही जाता है। वैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड लॉस होता है उसमें हमें आयरन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट जैसी हमारी सोसाइटी है, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाँवों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमारी 80 टू 90% पॉपुलेशन रहती है। गाँवों में अभी भी लड़कों और लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप देखिए कि भाई और बहन का खाना होगा तो उसमें भाई को अच्छा खाना मिलेगा और बहन को बचा-खुचा खाना मिलेगा। तो जो लड़कियाँ हैं वो शुरू से ही थोड़ी-सी अंडर नरिश्ड होती हैं। तो इसलिए आयरन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने कुछ प्रोग्राम्स चालू कर दिए हैं, जिसमें कि जैसे ही स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनको वीकली आयरन के टैबलेट्स देते हैं और हम लोग भी एडोलेसेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि अपना एचबी जो है, वो 11-12 के बीच में मिनिमम तो रखना चाहिए। डॉक्टर ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ये क्यों होता है और कब तक ये नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो काफ़ी अलग-अलग तरह का होता है, कुछ इन्फेक्टिव होता है, कुछ नॉर्मल होता है। पीरियड्स के दिनों में जो हार्मोन चेंजेज़ होते हैं, उन हार्मोन चेंजेज़ में ही व व्हाइट डिस्चार्ज हल्का-सा होता है, जो कि अगर तो ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो वाटरी है और इरिटेटिंग नहीं है, आपके अंडरगारमेंट्स को स्टेन नहीं कर रहा है, उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, ना आपको इचिंग हो रही है, तो एक हद तक तो ये नॉर्मल है। क्योंकि ये हॉर्मोन्स से रिलेटेड होता है, ये जैसे-जैसे अंदर हॉर्मोन्स चेंज होते हैं पीरियड्स के टाइम के हिसाब से, उस हिसाब से थोड़ा बहुता ये चेंज होता है। बट अगर आपको इचिंग होती है और रेडनेस हो रही है वल्वल एरिया के अराउंड प्राइवेट पार्ट्स में और या तो ये फाउल स्मेलिंग है और या परसिस्टेंट है। ये चारों चीज़ें अगर हैं, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
आजकल जो है वो ऑनलाइन पे भी ज़्यादा लोग ऑनलाइन जानकारी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कितना भरोसेदायक होता है? ऑनलाइन हर तरह की जानकारी मिलती है, बट ऑनलाइन जो जानकारी है वो भरोसेमंद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जो है वो आप अगर देखो कि आप सोचो उसमें अगर लिखा होगा कि ब्लीडिंग का क्या कॉज़ है, अगर इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो ऑनलाइन में आप जब पढ़ोगे लास्ट में तो उसमें कैंसर भी लिखा होगा। जबकि कैंसर लेस देन 1% केस में होता है और अलग-अलग एज ग्रुप्स में अलग-अलग कॉजेज़ होते हैं। बट जब हम पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमें सबसे खतरनाक चीज़ हम सबसे पहले ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ यार, कहीं मुझे यही तो नहीं हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हैं वो डेंजरस हैं। ऑनलाइन जो नॉलेज है दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो हमें इसको नॉलेज के लिए तो ठीक है, बट इसको अपने ट्रीटमेंट के लिए या फिर टेंशन लेने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर आपको आपकी एज के अकॉर्डिंगली और इन्वेस्टिगेट करके आपको बता देंगे कि इसका क्या रीज़न है। पीरियड्स जब आते हैं लड़कियों को, महिलाओं को तो पेन्स तो नॉर्मल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसमें कई लोग जो है वो कई महिलाएँ, लड़कियाँ दवाइयाँ लेती है, तो क्या वो सेफ़ है? पीरियड्स के दिनों में पेन, हल्की-फुल्की पेन तो नॉर्मल है, बट अगर ये पेन आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब करती है, जैसे स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, तो उनको स्कूल मिस करना पड़ रहा है, ऑफ़िस गोइंग लेडीज़ हैं, तो उनको ऑफ़िस मिस करना पड़ रहा है, घर में कुछ तनाव हो रहा है, आप घर का काम नहीं कर पा रहे हो, तो मेडिसिन खाना ज़रूरी है, मेडिसिन खा लेनी चाहिए उसके लिए। 2-3 दिन अगर महीने में मेडिसिन खा लो, तो इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बट इसके लिए इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। 90% केसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इट इज़ इडियोपैथिक विदाउट एनी रीज़न। बट इन 10% केसेस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी अलग से मेडिसिन इसका इलाज किया जा सकता है। सर एक और प्रॉब्लम जो महिलाओं में अक्सर देखी जाती है यूटीआई की प्रॉब्लम। तो ये होना बार-बार होना ठीक है या फिर इससे किस तरह से हम बचें? महिलाओं में यूटीआई मेल से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है मेल्स में जो यूरेथ्रा की लेंथ है जो वो थोड़ी ज़्यादा होती है, 15-16 सेंटीमीटर के आसपास होती है और फीमेल्स में ये सिर्फ़ 4 सेंटीमीटर तक होती है। तो बाहर से इन्फेक्शन अंदर तक ट्रैवल करना फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है। दूसरा, फीमेल्स में जैसे मेंसेस आते हैं तो उन दिनों में थोड़ा-सा इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। थर्ड ये है कि प्रेग्नेंसी जब होती हैं तब भी उसमें भी यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो अपना जेनिटल हाइजीन है और अपना पर्सनल हाइजीन है, उसको अगर आप मेंटेन रखते हो तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ कि प्रेगनेंसी में जो शुरुआती जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें महिलाएँ कौन-कौन सी जो है वो आम गलतियाँ करती है? सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं हम लोग कि प्रेगनेंसी अनप्लान्ड करते हैं। हमने कभी भी प्रेगनेंसी के लिए पहले जाके डॉक्टर से सलाह नहीं ली कि हमें प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए। आइडियली प्रेगनेंसी शुरू करने से 3 महीने पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, कंजेनिटल एनोमलीज़ हैं, उनसे बचा जा सके। इवन देन लोग ना 2-2 महीने तक प्रेगनेंसी होने के बाद भी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं। तो वही एक टाइम होता है बच्चे की ग्रोथ होने का, जब बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं। तो अगर वो टाइम एक बार निकल जाता है, तो बच्चे में कंजेनिटल एनोमलीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो मेरी सलाह तो ये है कि प्रेगनेंसी करने से पहले ही डॉक्टर की सलाह लेके फॉलिक एसिड शुरू कर लेना चाहिए, ताकि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो। अ, एक्सरसाइज़ कितना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में योग करना और एक्सरसाइज़ और ये कितना सेफ़ है? प्रेगनेंसी में योग करना बिल्कुल सेफ़ है और ज़रूरी भी है। इससे शरीर का लचीलापन भी बना रहता है और एक्सरसाइज़ इज़ वेरी गुड फॉर दिस इन इन प्रेगनेंसी आल्सो। आज के जो है पहले की महिलाएँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो बहुत ज़्यादा काम करते थे प्रेगनेंसी में, तो अब जो है वो आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको भी इसी तरह की सलाह दी जाती है कि काम करोगे तो आपकी प्रेगनेंसी सेफ होगी, आपका डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या कितना ये सही है या ये मिथ है? प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजी है, जैसे हम नॉर्मली हर चीज़ होती है, वैसे ही प्रेगनेंसी होती है। तो प्रेगनेंसी में ऐसी कोई किसी तरह की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जो आप रूटीन का काम करते हो, वो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है या जिनमें कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शंस हो या कोई और प्रॉब्लम हो, उनमें हम थोड़ा-सा परहेज़ रखते हैं कि उनको थोड़ा रेस्ट एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल इंसान की तरह ही काम करना चाहिए।
आज की उस जो डेट है उसमें क्या बोलते हैं सी सेक्शन ज़्यादा होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी? अगर सी सेक्शन ज़्यादा है तो उसका रीज़न क्या है? वैसे तो नॉर्मल डिलीवरीज़ ही ज़्यादा होती हैं, बट सी सेक्शन का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कि जैसे पहले ये 10 से 15% था, अब फिर 15 से 20% हो गया, आजकल ये ऑलमोस्ट 20-25% है। हमारे इंस्टीट्यूट में तो थोड़ा-सा वैसे भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास रेफर्ड केसेज़ आते हैं और सीरियस केसेज़ होते हैं जिनमें ज़्यादातर सी सेक्शन ही करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सी सेक्शन का करने का रीज़न मेनली तो यही है कि आजकल जो लोग हैं वो पेन को सहने की ताकत नहीं रखते हैं और डर जाते हैं, और कई तरह के मिथ्स जो इंटरनेट से पढ़ के कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोलैप्स हो सकता है, जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं वो लैक्स हो सकते हैं। इन चीज़ों ये कई भ्रांतियाँ जो लोगों में हैं, उसके कारण कई बार लोग इलेक्टिव सिज़ेरियन की कोशिश करते हैं। और दूसरा यही है कि पेन सहने की क्षमता बहुत कम है हो गई है लोगों में आजकल। तो इसलिए वो पेन नहीं सहना चाहते हैं और सिज़ेरियन करवाने के लिए जाते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा होता है महिलाओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसका रीज़न क्या है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन वैसे तो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है कि जैसे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन्स हैं, उनके कारण थोड़ा-सा जो ब्रेन है वो डिप्रेस हो जाता है। दूसरा, पर ये हर केस में नहीं होता। अगर फैमिली की सपोर्ट मिल रही है, तो इससे बचा जा सकता है। दूसरा, जिन लोगों में पहले ही एंग्ज़ायटी होती है या थोड़े बहुत डिप्रेशन के साइन होते हैं, जो कि आम सोसाइटी में नहीं नोट किए जाते, डिलीवरी के बाद एकदम से कई बार की रात को बार-बार उठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती है, तो ये कुछ ये फैक्टर्स होते हैं, जिनके कारण वो चीज़ें उभर के आ जाती हैं और हमें लगता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। और इसके लिए फैमिली की हेल्प बहुत ज़रूरी है। फैमिली जब तक हेल्प नहीं करेगी, तो अकेली जो फीमेल है, वो बच्चे को पालने में थोड़ी मुश्किल होती है उनको। डॉक्टर साहब एक और चीज़ है कि महिलाएँ जो होती है अब उनमें ना ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बहुत ज़्यादा मामले देखने को आ रहे हैं, तो उसके लक्षण को कैसे पहचानें? दोनों अलग-अलग हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर है, वो अब एक लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ बन गया है, लीडिंग कैंसर इन इंडिया भी बन गया है। पहले जो सर्विक्स का कैंसर था, वो सबसे ज़्यादा था। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर तो कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको तो अब जल्दी दिखा लेना चाहिए, 35 साल की एज के बाद ही अपना ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करवाना चाहिए। अदरवाइज़ आफ्टर 40 हम एडवाइस करते हैं फीमेल्स को कि सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट करो अपना, और महीने में एक पर्टिकुलर दिन रखो और हर महीने उसी दिन ही वो करो, जैसे 1 तारीख को कर लिया हर महीने। क्योंकि ब्रेस्ट का जो साइज़ है और ब्रेस्ट में जो टेंडरनेस है, वो पीरियड्स के हिसाब से बढ़ता कम होता रहता है थोड़ा-सा। तो अगर हम अलग-अलग टाइम पे देखेंगे, तो कभी हमें ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा लगेगा, कभी छोटा लगेगा, कभी टच करने पे वो पेनफुल लगेगा। तो हम इसलिए ये एडवाइस करते हैं कि हर महीने एक ही दिन में ब्रेस्ट का एग्ज़ामिन करो और अपने ब्रेस्ट को देखो कि उसमें कोई गिल्टी है कि नहीं, हल्का-हल्का हाथ से दबा के चारों तरफ, एक साइड से शुरू हो जाओ, क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ जैसे भी है, और दोनों ब्रेस्ट को देखो। अगर कोई चीज़ अब नॉर्मल लगती है, तो डॉक्टर की सलाह लो, और 40 के बाद एक बार एनुअल चेकअप ब्रेस्ट का ज़रूर करवाना चाहिए। जी। और दूसरा, सर्वाइकल कैंसर की बात करी आपने। सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत ही कॉमन है इंडिया में। इंडिया बेसिकली ये जो लो मिडिल मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, जिसमें एशियन कंट्रीज़, सब सहारन कंट्रीज़ हैं, वो आती हैं। तो इनमें बहुत कॉमन है। इंडिया में तो काफ़ी कॉमन है। तो इसके लिए हम आजकल 2-3 तरह की प्रिवेंशन की बात करते हैं। एक तो है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन है कि हम इसको होने ही ना दें। वो है वैक्सीनेशन। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन है, जो कि 9 साल से लेके 45 की एज तक लगवा सकते हैं। ठीक है? अगर 9 से 14 की एज में लगाते हैं, तो हमें 2 वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। 15 से लेके अगर 45 ईयर्स की एज में 3 वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है रेगुलर स्क्रीनिंग। रेगुलर स्क्रीनिंग का मतलब है कि हम ऑलमोस्ट 21 साल के बाद, या फिर अगर लेट मैरिज होती है, तो सेक्सुअली एक्टिव लेट होते हैं, तो 25 साल के बाद एनुअली 3 बार चेक करवा लेते हैं, पेप स्मीयर वगैरह करा के। अगर वो 3 नेगेटिव आते हैं, तो उसके बाद हम 5-5 साल के बाद करवा सकते हैं। तो ये है सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि अगर हम इससे हम क्या कर सकते हैं, ये प्रिवेंट तो नहीं करेगा, बट अर्ली डायग्नोसिस कर लेगा। अगर प्री मैलिग्नेंट लीजन होती है, जैसे कि कैंसर होने से पहले की जो लीजन्स होती हैं, जिसके बाद भी कैंसर होने में 10 से 15 साल लगते हैं, तो हम अगर उसी स्टेज पे उसको डिटेक्ट कर लें, तो
वो हम कैंसर से बच सकते हैं। डॉक्टर आजकल जैसे कंसीव करने में लेडीज़ को बहुत दिक्कत आती है, कई बार लेडीज़ कंसीव नहीं भी कर पाती है, तो उनको कहा जाता है कि आईवीएफ करवा लें या टेस्ट ट्यूब बेबी का जो होता है। तो वो अ, कई केसेज़ में ऐसा होता है कि आईवीएफ करवा देते हैं, लेकिन वो मिसकैरेज हो जाता है या फिर वो कंसीव ही नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इनफर्टिलिटी पहले से तो काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि पहले जो एज ऑफ द मैरिज थी वो थोड़ी कम थी। अब ड्यू टू करियर के लिए या फिर बाकी सोसाइटी में ही देखा जाए तो ओवरऑल एज ऑफ मैरिज जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। मैरिज अगर हो भी जाती है तो उसके बाद हम फर्स्ट प्रेगनेंसी कई बार डिले करते हैं। तो जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है नेचुरली थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ता ही है फर्टिलिटी में। तो फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा सोसाइटी का भी है कि वर्क प्रेशर इतना है कि एंग्ज़ायटी होती है, तो वो भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज़ है कपल्स में। तो ये तो हम इन्वेस्टिगेशन करके ही देख सकते हैं, क्योंकि कई तरह की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, मेल की हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन, फीमेल की इन्वेस्टिगेशन। उसको रूल आउट करके हम ये देखते हैं कि एग बन रहा है या नहीं बन रहा है, कुछ ट्यूब के टेस्ट होते हैं, कुछ यूट्रस के टेस्ट होते हैं, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, उन सबको ही कैलकुलेट करके ये एडवाइस किया जा सकता है कि आप नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हो या आईवीएफ के लिए प्लान कर सकते हो। जी। जो आपके पास तो इतने केसेज़ आते हैं डेली के, तो ग्रामीण की भी होती है, शहरी महिलाएँ भी होती हैं, तो उनमें क्या डिफ़रेंस देखा आपने? ग्रामीण लोगों में थोड़ी शादी जल्दी हो जाती है, ठीक है? और जो शहरी कल्चर की जो फीमेल्स हैं, उनमें थोड़ी मैरिज लेट होती है। तो उनमें शहर वालों में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस इसलिए होते हैं। गाँव वालों में इनफर्टिलिटी के चांसेस जो हैं, वो ज़्यादातर इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होती है उनको, वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो उसके कारण उनकी कई बार ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो मेनली ये फैक्टर्स होते हैं इनमें। फीमेल्स ग्रामीण वालों में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और जो हमारे शहरी वाले हैं, इनमें एज रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? फीमेल हेल्थ के लिए तो मेरा ये संदेश है कि फीमेल्स को जैसे ही बचपन से ही प्रॉपर केयर करनी चाहिए। प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एजुकेशन अगर हम बेटी पढ़ाएँगे तो वो पूरी फैमिली की केयर कर सकती है। अगर लड़की की हेल्थ अच्छी होगी और वो अच्छी एक एडोलेसेंट हेल्थ में भी एडोलेसेंट एज में भी अच्छी हेल्थ में प्रवेश करेगी, तो वो जब उसकी शादी होगी और वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगी, तो अच्छी हेल्थ में अगर प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगी, तो वो एक हेल्दी बेबी और हेल्दी प्रेगनेंसी कर सकेगी। और अगर एक हेल्दी लेडी होगी, तो एक हेल्दी परिवार हो सकता है। तो आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे ऑडियंस है, उनको इतनी अच्छी जानकारी, इतनी सरल भाषा में दी है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।